Hello aspirants, welcome to the Nimbus Academy for IS. I hope you're doing well. And aspirants, today in continuation with your HES Prelims Express series, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा वो रहेगा 1857 रिवोल्ट एंड सिविल अपराइजिंग बिफोर 1857. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 1857 रिवोल्ट इन अ कंप्रिहेंसिव वे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट वर द वेरियस कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट. देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट. देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट सेंटर्स जहां पे आपको 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलता है, द लीडर्स इन दोज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड द ब्रिटिश सप्रेसर्स हु वर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस द रिवोल्ट इन दोज पर्टिकुलर सेंटर्स. देन आफ्टर वी विल डिस्कस कि वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से 1857 रिवोल्ट एक सक्सेस नहीं रहता है, and we will discuss about the nature of the 1857 revolt. Then we will discuss about some important civil uprisings जो हमें 1857 रिवोल्ट से पहले देखने को मिलती है. क्लियर? तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली we will discuss about the 1857 revolt. 1857 रिवोल्ट को हम स्टार्ट करेंगे with the causes of revolt. What were the various causes of 1857 revolt? First one, we have economic causes. Economic causes में आपको various economic causes देखने को मिलते हैं 1857 revolt के. For example, the land revenue policies by Britishers, the drain of wealth from India to England, then destruction of industries through various unfair trade policies by Britishers, then agriculture exploitations. Then we have to see some famines during the East India Company rule. बात कर लेते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की. तो जो एक्सेसिव टैक्सेशन देखने को मिलता है हमें अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सिस्टम एंड रेयतवाड़ी सिस्टम, इट लीड टू द लैंड एलिनेशन एंड पीजेंट मिजरी. देन ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिलता है आपको, जिसके अंडर जो इंडिया के रिसोर्सेज एंड वेल्थ है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड. देन डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड द ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स ruined द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, लिविंग आर्टिशियंस जॉबलेस. देन आपको एग्रीकल्चर एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलती है, फोर्स्ड कल्टीवेशन करवाई जाती है ऑफ इंडिगो एंड ओपियम. क्लियर? देन फेमाइंस, क्योंकि जो कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है एज कंपेयर टू द फूड क्रॉप्स, तो उसकी वजह से हमें फेमाइंस देखने को मिलते हैं. क्लियर? तो ये थे आपके इकोनॉमिक कॉजेज. देन पॉलिटिकल कॉजेज. व्हाट वर द वेरियस पॉलिटिकल कॉजेज? सबसे पहले आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखने को मिलती है बाय लॉर्ड डलहौजी. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर जो वेरियस प्रिंसली स्टेट्स हैं जहां पे नेचुरल आयर हमें देखने को नहीं मिलते हैं रूलर्स को, उन प्रिंसली स्टेट्स को अनेक्स कर लिया जाता है बाय लॉर्ड डलहौजी. देन सिमिलरली एक आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ गुड ऑफ गवर्नड होती है, जिसके अंदर हमें अवध का एनेक्सेशन देखने को मिलता है. देन डिसरिस्पेक्ट टू द रूलर्स, हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो वेरियस पेंशन्स एंड टाइटल्स मिले होते हैं सर्टेन प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को, उनको एबॉलिश किया जाता है. तो इस चीज से जो रूलर्स होते हैं वो नाराज होते हैं. देन लॉस ऑफ प्रिविलेजेस, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स एंड प्रिंसेस लॉस्ट एस्टेट्स. अब यहां पे हम बात कर लेते हैं परमानेंट सेटलमेंट की. तो अंडर द परमानेंट सेटलमेंट आपको एक सनसेट क्लॉज देखने को मिलती है, सनसेट क्लॉज. अब इस सनसेट क्लॉज के अंदर ये प्रोविजन थे कि अगर एक फिक्स डेट की होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक फिक्स्ड डेट होती थी जिस दिन जो जमींदार्स हैं उनको फिक्स्ड जो आपका रेवेन्यू फिक्स किया हुआ था, जो जमींदार्स ने पे करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो उस पर्टिकुलर डेट को उनको पे करना होता था. अगर वो उस पर्टिकुलर डेट को वो फिक्स्ड रेवेन्यू पे नहीं कर पाते हैं जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उनकी जो एस्टेट्स होती थी, जो जमींदारी एस्टेट्स होती थी आपकी जमींदार्स की, वो जब्त कर ली जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और फर्दर
उसकी ऑक्शन कर दी जाती थी और उसे किसी और जमींदार को बेच दिया जाता था। तो इससे जो लैंडलॉर्ड्स और जमींदार होते हैं काफी परेशान होते हैं। देन एक्सक्लूजन फ्रॉम द हाई पोजीशन, तो जो इंडियंस होते हैं उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में एज वेल एज मिलिट्री में हायर पोजीशन पर उनको अलाउड नहीं किया जाता है। क्लियर। देन इरोजन ऑफ लोकल अथॉरिटीज, तो जो वेरियस लोकल अथॉरिटीज या चीफ्स होते हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा साइडलाइन कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से जो लोकल चीफ्स होते हैं वो काफी नाराज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं पॉलीगर्स ऑफ साउथ इंडिया। ये हम सिविल राइजिंग में, जो सिविल अपराइजिंग का टॉपिक है उसमें भी देखेंगे हम पॉलीगर्स रेबेलियन। तो वहां पे हम बात करेंगे कि पॉलीगर्स कौन थे। क्लियर। तो ये आपके पास पॉलिटिकल कॉजेज देखने को मिलते हैं। देन मूव करते हैं सोशल कॉजेज की तरफ। सोशल कॉजेज में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे खुद को काफी सुपीरियर मानते थे एज कंपेयर टू द होल इंडिया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देन रिलीजियस इंटरफेरेंस। हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के रिफॉर्म्स थे, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के लिए जो ब्रिटिशर्स रिफॉर्म्स थे उनको देखा जाता है एज ए एनक्रोचमेंट ऑन द कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द इंडियंस। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अबॉलिशन ऑफ सती है, ठीक है, इसके खिलाफ भी हमें प्रोटेस्ट देखने मिलता है बाई इंडियंस। देन मिशनरी एक्टिविटीज, जो मिशनरीज होते हैं वो रिलीजियस कन्वर्जन्स करवा रहे होते हैं इंडिया में, तो इससे भी लोग नाखुश होते हैं। देन आपको लॉस ऑफ रिलीजियस एंड सोशल प्रेस्टीज देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस लीडर्स होते हैं दे लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस अंडर ब्रिटिश रूल। अब ये जो आपके रिलीजियस लीडर्स होते हैं इनको पैटर्नेज किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता था? या तो रूलर्स के द्वारा या जमींदार्स के द्वारा। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो रूलर्स हैं, फॉर एग्जांपल काफी प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स हैं, उनकी जो टेरिटरीज होती हैं उनको एनेक्स कर लिया जाता है अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वैसे ही जैसे हमने डिस्कस किया था सनसेट क्लॉज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, तो उसके अंदर काफी जमींदार्स हैं वो अपनी जो जमींदारी एस्टेट्स होती हैं उनको खो देते हैं। तो जैसे मैंने बात की ये जो वेरियस रिलीजियस लीडर्स हैं इनको पैटर्नेज कौन प्रोवाइड कराता था? या तो रूलर्स या जमींदार। तो जैसे रूलर्स और जमींदार को साइडलाइन कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ऑब्वियसली जो आपके रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनका भी इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। दे लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ पैटर्नेज। तो इससे ये जो रिलीजियस क्लास होती है ये भी खुश नहीं होती है। देन एलियन रूल, जो ब्रिटिशर्स हैं अनलाइक द मुगल्स दे नेवर इंटीग्रेटेड विद द इंडियन सोसाइटी। वो खुद को काफी अलग रखते हैं इंडियन सोसाइटी से। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हमेशा एज अ एलियन देखा जाता है बाय इंडियंस। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फैक्टर्स थे उसमें फर्स्ट वन आपको देखने को मिलेगा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की वजह से हमने देखा कि जो वेरियस लोकल चीफ्स थे, ठीक है, उनकी अथॉरिटी को साइडलाइन कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिससे वो बहुत नाराज होते हैं। देन कल्चरल इंसेंसिटिविटी, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर होता है उसके लिए काफी इंसेंसिटिव होते हैं। देन रैम्पट करप्शन देखने को मिलती है हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। देन आपको डिसकंटेंट अमंग सिपाहीज, जो वेरियस सिपाही होते हैं उनमें काफी असंतोष होता है जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनकी पॉलिसीज के कारण। उसमें से कुछ एक हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, जो इंडियन सिपाही होते हैं उनको उनके काउंटर पार्ट जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम सैलरी दी जाती थी। क्लियर। देन देयर वर रिस्ट्रिक्शन ऑन वियरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स। इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं कल्चरल इंसेंसिटिविटी से। जो ब्रिटिशर्स थे, जो आपके इंडियन सिपाही थे, उनके कल्चर को लेके, ठीक है, उनके कल्चरल बिलीफ को लेके काफी इंसेंसिटिव थे। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनको कहा जाता है कि आपको अपनी दाढ़ी ट्रिम करवानी पड़ेगी, कटवानी पड़ेगी। वैसे ही जो हिंदू सिपाही थे
वो ना तो अपना जो कास्ट सिस्टम था उसको प्रैक्टिस कर सकते थे मिलिट्री में, ना ही वो तिलक लगा सकते थे अपने माथे पे। तो ये कुछ एक रीजन थे जिससे जो आपके सिपाही होते हैं उसमें उनमें काफी असंतोष देखने को मिलता है रिलेटेड टू द ब्रिटिश पॉलिसीज। देन जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856, ये एक्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के अंदर ये कंपलसरी कर दिया जाता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो जो इंडियन सिपाही हैं उनको ओवरसीज भी सर्व करना पड़ेगा। अब जो हिंदू हायर कास्ट के हिंदूज थे या हिंदू सिपाही थे जो हायर कास्ट के, उनमें यह मान्यता थी कि अगर आप सी को क्रॉस करते हो तो आप अपनी कास्ट को खो देते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन था कि आपको कंपलसरी अगर जरूरत पड़ती है तो आपको कंपलसरी ओवरसीज में सर्व करना पड़ेगा, इससे भी सिपाही काफी नाखुश थे, ब्रिटिशर्स थे। देन आपको देखने को मिलती है एनफील्ड राइफल्स। कहा जाता है कि जो एनफील्ड राइफल की जो कार्ट्रिजेस थी वो किससे बनी हुई थी? दे वर कोटेड विद द एनिमल फैट एंड दैट एनिमल फैट वाज ऑफ काउ एंड पिग। तो इस स्पेकुलेशन से भी जो सिपाही होते हैं उनमें काफी असंतोष होता है, इवन वो इन राइफल्स को यूज करने से भी मना कर देते हैं। तो ये वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स थे जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी 1857 रिवोल्ट के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट। तो यहां कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो बिगिनिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड हैं, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, 29 मार्च को मंगल पांडे जो बिलोंग करते हैं 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, वो 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल कर देते हैं। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा भी गया है इनफैक्ट। और इसी की वजह से इनको बाद में 8 अप्रैल 1857 को एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है, क्योंकि ये 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं मंगल पांडे। देन अप्रैल 23 को 80 सोल्जर्स ऑफ अप्रैल 23 को जो 80 सोल्जर्स होते हैं ऑफ 3rd लाइट कैवलरी, दे रिफ्यूज टू यूज द जो एनफील्ड राइफल्स होती हैं उनके कार्ट्रिजेस होते हैं उनको यूज करने से मना कर देते हैं, जिसके लिए उनको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। क्लियर। देन मई 10 को हम देखते हैं 1857 की जो म्यूटनी है वो मेरठ से स्टार्ट होने को दिखती है हमें। कहां से? मेरठ से। डेट इंपॉर्टेंट है, मई 10 और कौन सा प्लेस? मेरठ। क्लियर। देन मई 11 को कौन सा इवेंट हमें देखने को मिलेगा? मई 11 को जो मार्चिंग सोल्जर्स होते हैं वो कहां पहुंचते हैं? दिल्ली। और जो 82 ईयर्स लास्ट मुगल रूलर देखने को मिलते हैं हमें, कौन? बहादुर शाह जफर, उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है शहंशाह हिंदुस्तान, एम्परर ऑफ द इंडिया। तो जो आपके पास बहादुर शाह जफर हैं जो लास्ट मुगल रूलर हैं और कितने ईयर्स के हैं? 82 ईयर्स के, उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है एम्परर ऑफ द इंडिया। इसके पीछे 2 रीजन होते हैं मेनली अगर बात की जाए। ठीक है, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये 82 ईयर्स हैं, ठीक है, और इनकी जो पावर का इन्फ्लुएंस है, जो थोड़ा बहुत पावर का इनका इन्फ्लुएंस है, वो सिर्फ हमें दिल्ली तक ही देखने को मिलता है। तो जो एक्चुअल में इनकी जो पावर होती है काफी फेड हो चुकी होती है, इनके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं होती है। तो ये जो इनको शहंशाह बनाया जाता है हिंदुस्तान का, इट वॉज डन सो दैट कि आपके पास जो बहादुर शाह जफर हैं, ही was made symbolic head of the revolt, symbolic head of the revolt, just symbolic head होते हैं ये रिवोल्ट के, क्योंकि एक्चुअल में इनकी जो पावर है वो काफी घट चुकी होती है। तो ये इनको सिंबॉलिक हेड ऑफ रिवोल्ट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो वेरियस फैक्शंस होते हैं रेबेलियंस को, उनको कोई यूनिफाइंग पॉइंट चाहिए था जिसके अराउंड जो वेरियस रेबल्स हैं वो रैली अराउंड कर सकें खुद को। तो वो पॉइंट आप इनको कौन मिलता है? बहादुर शाह जफर, बिकॉज ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर। क्लियर।
और ये सिंबॉलिक हेड क्यों बनाया जाता है? टू गिव अ सेंस ऑफ लेजिटिमेसी टू द रिवोल्ट, टू गिव अ सेंस ऑफ लेजिटिमेसी, सेंस ऑफ लेजिटिमेसी टू द रिवोल्ट। बिकॉज एक कॉज चाहिए था, जो रिबेलियंस थे उनको एक कॉज चाहिए था वॉर लड़ने के लिए, और वो रीजन क्या मिलता है इनको कि जो आपके पास बहादुर शाह जफर हैं उनको फिर से डिक्लेयर कर दिया जाता है एम्परर ऑफ द इंडिया। तो ये कॉज उनको मिलता है जिसके लिए डिफरेंट रेबल ग्रुप्स आपस में मिलके रिवोल्ट करेंगे और ब्रिटिशर्स को एक्सपेल करेंगे इंडिया से। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हमारी। यहां पे ये जो डाटा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां से आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूं कि यहां से आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्स्टली ये जो वेरियस सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट हैं इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर सेंटर में आपको कौन सा लीडर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, दिल्ली सेंटर ऑफ रिवोल्ट में आपको बहादुर शाह जफर देखने को मिलते हैं और उनके जनरल बख्त खान देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बहादुर शाह इस टाइम 82 ईयर्स ओल्ड होते हैं और वो जस्ट एक सिंबॉलिक हेड होते हैं रिवोल्ट के। ठीक है, एक्चुअली जो पावर होती है उनके जनरल के पास होती है जिनका नाम है जनरल बख्त खान। तो ये दोनों का सेंटर ऑफ रिवोल्ट क्या होता है? दिल्ली। ठीक है, ये की इवेंट्स हैं दिल्ली से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये आपको सेंटर देखने को मिलते हैं दिल्ली के रिवोल्ट सेंटर्स, वहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा किन ऑफिशियल्स को भेजा जाता है उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो आपने ये नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जो दिल्ली सेंटर ऑफ रिवोल्ट के सप्रेसर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे विल्सन, निकोलसन, लॉरेंस, और यहां पे दोनों सेम देखने को मिलेंगे आपके पास। तो आपने ये नाम याद रखने हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट लीडर हैं आपके पास नाना साहेब हैं। कौन सा सेंटर ऑफ रिवोल्ट है? कानपुर का इनका सेंटर ऑफ रिवोल्ट है। और यहां पे जो सप्रेस करने को पर्सनैलिटीज हैं इनका भी आपने नाम ध्यान में रखना है। क्लियर? तो हम देखते हैं कि जब रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है तो जनरल बख्त खान है इनकी तो डेथ हो जाती है, और ये जो बहादुर शाह जफर हैं इनको एग्जाइल में भेज दिया जाता है। कहां को? रंगून। ही वॉज एक्साइल्ड टू रंगून। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आफ्टर द रिवोल्ट बहादुर शाह को कहां भेज दिया जाता है? एग्जाइल में। तो अपने ध्यान रखना है रंगून। और जो नाना साहिब हैं आफ्टर द रिवोल्ट वो कहां को एस्केप कर जाते हैं? नेपाल की तरफ। ही फ्लेड टू नेपाल। इनकी तो डेथ हो जाती है एंड ही एस्केप्ड टू नेपाल। तांत्या टोपे, ठीक है, कानपुर एंड ग्वालियर में ये रिवोल्ट को लीड करते हैं। ठीक है, कॉलिन कैंपबेल को भेजा जाता है टू सप्रेस हिज रेबेलियन, और ड्यू टू बिट्रेयल बाय हिज फ्रेंड मान सिंह, ड्यू टू बिट्रेयल बाय हिज फ्रेंड मान सिंह इनको पकड़ लिया जाता है और लेटर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट्स एंड लीडर्स हैं आपको नेक्स्ट में देखने को मिलते हैं रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर? सेंटर ऑफ रिवोल्ट होता है झांसी एंड ग्वालियर, और जो सप्रेसर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूग रोज, आपको नाम ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट लीडर आपको देखने को मिलेंगे बेगम हजरत महल। ये लखनऊ का जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट होता है वहां की लीडर होती हैं, और आफ्टर द रिवोल्ट, ठीक है, ये भी एस्केप कर जाती हैं। जब रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है शी ऑल्सो एस्केप्स टू नेपाल। तो ये आपके सप्रेसर्स हैं जिनका आपको नाम ध्यान में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट लीडर आपको देखने को मिलेंगे कुंवर सिंह। कहां? जगदीशपुर, बिहार सेंटर ऑफ रिवोल्ट होता है, और ये सप्रेस किया जाता है विलियम टेलर के द्वारा। इनकी भी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द रिवोल्ट। देन मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनको
डंका शाह भी कहा जाता है, डंका शाह। यहां से आपके पास क्वेश्चन बना हुआ है कि 1857 की रिवोल्ट में कौन से वो लीडर थे, ठीक है, जिनको डंका शाह भी कहा जाता था। और डंका शाह इनको क्यों कहा जाता था, क्योंकि जब भी ये मार्च करते थे तो अपने साथ ढेर सारे ड्रम बीटर्स लेके चलते थे, तो ये ढोल नगाड़े बजाते हुए निकलते थे। इसी बेसिस पे इनका नाम डंका शाह भी पड़ गया है। क्लियर। तो इनका जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट होता है वो होता है फैजाबाद। क्लियर। और लॉर्ड कैनिंग्स की फोर्सेस को भेजा जाता है इनको सप्रेस करने के लिए, और वो इवेंचुअली किल्ड बाय एन एजेंट। तो फाइनली इनकी डेथ देखने को मिलती है हमें ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट, खान बहादुर खान। और इनका जो सेंटर ऑफ रिबेलियन है आपका, वो आपको देखने को मिलता है बरेली में। कहां पे? बरेली में। तो आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, जो खान बहादुर खान है, ही ऑल्सो एस्केप्स टू नेपाल। क्लियर। और इस सेंटर पे किसको भेजा जाता है? कॉलिन कैंपबेल को भेजा जाता है रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। क्लियर। तो ये जितने भी आपके पास सेंटर ऑफ रिवोल्ट हैं, आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि किस सेंटर पे आपको कौन सा लीडर देखने को मिलता है, और उस सेंटर पे किस ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भेजा जाता है उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो ये पॉइंट हमारे लिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बीच में मैंने डाटा बताया, जैसे डंका शाह किसे कहा जाता था, आफ्टर द वॉर जो वेरियस लीडर्स हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, कुछ की हमें डेथ देखने को मिलती है। जो बहादुर शाह हैं उनको एग्जाइल में भेज दिया जाता है रंगून, एंड वेरियस और लीडर्स होते हैं, कुछ एक लीडर्स होते हैं जो एस्केप कर जाते हैं नेपाल में। क्लियर। तो ये पॉइंट्स हमें यहां से ध्यान में रखने हैं। मूव करते हैं रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। तो वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो आपका 1857 का रिवोल्ट है एक सक्सेस हमें नहीं देखने को मिलता है। सबसे पहले लैक्ड ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन। तो जैसा हम पिछले टेबल से देख सकते हैं कि जो आपका 1857 का रिवोल्ट था वो सिर्फ जो आपका सेंट्रल इंडिया है वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड था। साउथ इंडिया या वेरियस जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से है वहां से हमें इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। तो इट वाज द फर्स्ट रीजन। देन पुअर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो वेरियस एजुकेटेड क्लास होती है, आपकी मिडिल प्रिविलेज्ड क्लास होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एजुकेटेड इंडियंस, मनी लैंडर्स जो प्रिविलेज क्लास है, तालुकदार्स हैं, मर्चेंट्स हैं, इवन सम इंपॉर्टेंट रूलर्स, फॉर एग्जांपल सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर, ये सब इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देन वीक लीडरशिप विद द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो एज कंपेयर टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो इंडियन लीडर्स होते हैं उनके बीच में हमें एक तो वीक लीडरशिप देखने को मिलती है एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। जो वेरियस लीडर्स होते हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। क्लियर। जो इंडियन सोल्जर्स थे दे वर आल्सो पुअरली इक्विप्ड एज कंपेयर टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो जो आपके इंडियन सोल्जर्स थे वो प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। देन जो आपके गुरखास होते हैं, इवन जो गुरखास होते हैं दे साइडेड विद ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट। तो ये आपके पास वेरियस रीजन देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जो आपका 1857 का रिवोल्ट है वो एक सक्सेस हमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर। लास्ट में हम देख लेते हैं अबाउट द नेचर ऑफ द रिवोल्ट। यहां से आपके पास एचसीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और यहां पे नेचर ऑफ द रिवोल्ट में आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपके पास 1857 रिवोल्ट को लेके वेरियस हिस्टोरियंस या पर्सनैलिटीज के द्वारा कुछ रिमार्क्स पास किए गए हैं। आपको वो पता होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट किस पर्सनैलिटी के द्वारा पास की गई है रिलेटेड टू 1857 रिवोल्ट। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास वीर दामोदर सावरकर हैं, ही कॉल्ड द 1857 रिवोल्ट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ही कॉल्ड 1857 वॉर एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आपके पास ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली ये वेरियस स्टेटमेंट्स पास की गई हैं थ्रू द वेरियस हिस्टोरियंस और वेरियस पर्सनैलिटीज जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो आरसी मजूमदार हैं, ही कॉल्ड 1857 रिवोल्ट एज
नाइदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन अनअफेक्टेड। क्लियर? तो अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट 1857 रिवोल्ट की किस पर्सनालिटी के द्वारा पास की गई है, तो आपको पता होना चाहिए आंसर आरसी मजुमदार। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इवन आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है सबको। एंड देन वी हैव सम अदर स्टेटमेंट्स जो 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है, बाय आरपी दत्त, बाय जेम्स आउटरम एंड एसबी चौधरी। ये स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? हर एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, यहां पे हम डिस्कस करेंगे सम सिविल अपराइजिंग्स बिफोर 87 रिवोल्ट। क्लियर? यहां पे जो फर्स्ट हम सिविल अपराइजिंग डिस्कस करेंगे वो रहेगी आपकी मोमारियाज रिबेलियन। मोमारियाज रिबेलियन कहां पे देखने को मिलता है आपको? ये अहोम किंगडम में, जो प्रेजेंट डे आपका असम है। प्रेजेंट डे असम में आपको रिवोल्ट देखने को मिलता है, और ये मल्टीपल फेजेस में आपको देखने को मिलता है फ्रॉम 1769 टू 1805। ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके पास क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको एक पीरियड ऑफ अपराइजिंग पता होना चाहिए। मल्टीपल फेजेस में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? अहोम किंगडम, जो प्रेजेंट डे असम है। और ये रिबेलियंस किसके द्वारा, किसके अगेंस्ट किया जाता है? तो इट वॉज ए रिबेलियन बाई मोअम्मरीज अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट द अहोम रूलर्स। अगेंस्ट द अहोम रूलर्स। अब देख लेते हैं कि इस रिबेलियन के वेरियस रीजंस क्या देखने को मिलते हैं आपको। तो बात कर लेते हैं रीजंस की। उससे पहले मोमारिस के बारे में बात कर लेते हैं। हु वर मोमारिस? जो मोमारिस थे, दे वर द लो कास्ट पीजेंट्स फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ अनिरुद्धा देवा। दे वर द फॉलोअर्स ऑफ अनिरुद्धा देवा। ठीक है? ये एक अनिरुद्धा देवा आपको एक सेंट देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड में। एंड वो कौन से सेक्ट को बिलोंग करते थे? वैष्णव सेक्ट को। वैष्णव सेक्ट को। तो ये जो आपके पास मोमारीज थे, ये लो कास्ट के पीजेंट्स थे, और किसकी टीचिंग्स में बिलीव रखते थे? अनिरुद्धा देवा की टीचिंग में बिलीव रखते थे। और ये जो हमें रिबेलियन देखने को मिलता है मल्टीपल फेजेस में, तो मल्टीपल फेजेस में हमें डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स देखने को मिलते हैं इस रिबेलियन के, जहां उनमें से जो आप कुछ एक लीडर्स हैं उनके नाम यहां पे मेंशन किए हुए हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जो वेरियस लीडर्स रिलेटेड टू मोमारियस रिबेलियन थे, उन लीडर्स के हमें नाम पता होने चाहिए। क्लियर? अब देख लेते हैं यहां पे रीजंस क्या थे आपके रिबेलियन के। मोमारिस के जो रिबेलियन था अगेंस्ट द अहोम रूलर्स, उसके वेरियस रीजंस क्या देखने को मिलते हैं आपको। सबसे पहले जो रिलीजियस ऑपरेशन था बाय द अहोम किंग्स अगेंस्ट द मोमारियास। अब हमें जो अहोम रूलर्स हैं और जो मोमारियास हैं, उनके बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ एक रिलीजियस डिफरेंसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बिलीव करते थे शक्ति कल्ट में। शक्ति कल्ट, शक्ति कल्ट का मतलब है दे वर द वर्शिपर्स ऑफ द शक्ति या गॉडेस, वर्शिपर्स ऑफ द गॉडेस। और ये जो आपके मोमारीज थे, ठीक है, ये वैष्णव्स थे, बिकॉज दे वर द फॉलोअर्स ऑफ अनिरुद्धा देवा। तो ये वैष्णव्स थे। और जो अहोम रूलर्स थे आपके, दे बिलीव स्ट्रिक्टली इन द कास्ट सिस्टम। तो ये कास्ट सिस्टम में बहुत स्ट्रिक्टली बिलीव करते थे। बट ये जो आपके मोमारीज थे, ये लो कास्ट पीजेंट थे, और ये कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो ये कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो ये हमें कुछ एक रिलीजियस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, ये बाद में मोमारियस के द्वारा रिबेलियन कर दिया जाता है अगेंस्ट द अहोम रूलर्स, क्योंकि उनको सप्रेस किया जाता है बहुत ज्यादा अहोम रूलर्स के द्वारा। इवन 1769 में
जब ये रिवेलियन स्टार्ट होता है तो उसके बैकग्राउंड में हमें एक इवेंट देखने को मिलता है। जो मोमारिया गुरु होते हैं और उनके कुछ एक डिसाइपल्स होते हैं, उनको ओपनली फ्लॉग्ड किया जाता है बाय द एलाइट अहोम ऑफिशियल्स। तो दे वर ओपनली फ्लॉग्ड बाय एलाइट अहोम ऑफिशियल्स, जिसकी वजह से हमें रिबेलियन स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ और रीजन भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोमारिया से जो आपके अहोम रूलर्स थे वो फ्री और वी कैन से अनपेड लेबर लेते थे। तो अनपेड लेबर के लिए फोर्स किया जाता था अहोम रूलर्स के द्वारा मोमारियास को। तो ये वेरियस रीजन थे जिसकी वजह से हमें मोमारियास का रिबेलियन देखने को मिलता है अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द अहोम रूलर्स। इवन देयर वाज सम इंटरनल वीकनेस ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अहोम किंगडम रूलर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमें कुछ इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से भी जो अहोम किंगडम का एम्पायर है, ठीक है, वो वीक होता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से आपको जो रिबेलियंस हैं, ठीक है, वो इस चीज को भांप लेते हैं और अहोम रूलर्स के खिलाफ रिबेलियन कर लेते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो जो ये रिबेलियन है जो मल्टीपल फेजेस में चलता है, ठीक है, इसको फाइनली जो आपके अहोम रूलर्स होते हैं वो ब्रिटिशर्स की हेल्प से सप्रेस कर देते हैं। तो जो रिबेलियन है उसको सप्रेस तो कर दिया गया है, बट इस मल्टीपल फेज ऑफ रिबेलियन की वजह से जो आपका अहोम रूलर है या अहोम किंगडम है वो काफी वीक हो जाता है। तो जैसे ही अहोम किंगडम वीक होता है तो आसपास के जो दूसरे पावरफुल हाउसेस होते हैं वो आपके अहोम किंगडम के ऊपर अटैक करते रहते हैं। उसमें हमें एक देखने को मिलता है बर्मा का इन्वेजन। तो 1817 से हमें बर्मा के मल्टीपल इन्वेजन्स देखने को मिलते हैं, किसके ऊपर? अहोम किंगडम के ऊपर। और इवन 1821 से 1825 तक, 1821 से 1825 के टाइम पीरियड के बीच में जो आपका अहोम किंगडम है और जो आपका मॉडर्न डे असम है और साथ का मणिपुर का एरिया है वो किसके कंट्रोल में आ जाता है? बर्मा डायनेस्टी के कंट्रोल में। ठीक है, तो जैसे ही ये एरिया, असम का एरिया और कुछ एक मणिपुर का एरिया बर्मा डायनेस्टी के कंट्रोल में आता है तो बर्मा की टेरिटरीज टच हो जाती हैं ब्रिटिश के साथ। तो जो बर्मा की टेरिटरीज हैं वो टच हो जाती हैं ब्रिटिश एम्पायर के साथ। और जैसे ही ये टेरिटरीज टच होती हैं तो हमें पता है वहां पे हमें देखने को मिलते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। और उस डिस्प्यूट्स की वजह से हमें फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर देखने को मिलती है 1824 से 26 में, और जिसके बाद साइन की जाती है ट्रीटी ऑफ यन डेबू। ट्रीटी ऑफ यन डेबू साइन की जाती है 1826 में। इस ट्रीटी के अंदर जो असम का एरिया है वो बर्मा डायनेस्टी के द्वारा हैंडओवर कर दिया जाता है, किसको? ब्रिटिशर्स को। तो अब आप मुझे बताएंगे कि जब ये आपको वॉर देखने को मिलती है या ट्रीटी ऑफ यंडेबो देखने को मिलती है, उस टाइम इंडिया के जो गवर्नर जनरल होते हैं वो कौन होते हैं? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दिस इवेंट। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट रिबेलियन की तरफ जो है आपका पॉलीगार्स रिबेलियन। तो ये ईयर ऑफ अपराइजिंग ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने 1799 से 1805, ठीक है, फर्स्ट पॉलीगार वार 1799 में देखने को मिलती है। सेकंड आपको देखने को मिलेगी 1800 और 1801 के पीरियड में। देन कहां पे देखने को मिलती है? सदर्न इंडिया में और पर्टिकुलरली तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और इसके जो लीडर्स हैं, लीडर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक रिबेलियन के या रिवोल्ट के। तो यहां पे फर्स्ट वॉर में कटाबोमन देखने को मिलते हैं, देन पंडियार ब्रदर्स। सेकंड वॉर के टाइम आपको लीडर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉलीगर्स थे कौन। पॉलीगर्स थे कौन? तो जो आपका विजयनगर एम्पायर देखने को मिलता है हमें साउथ इंडिया में, तो विजयनगर एम्पायर के अंदर हमें कृष्णदेव राय के टेन्योर के टाइम एक 3 स्टेज एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसके अंडर सबसे ऊपर आपको रूलर देखने को मिलते हैं, देन उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं नायकाज, और नायकाज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं पॉलीगर्स।
तो ये जो पॉलीगर्स थे ये आपके फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं एंड मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, मिलिट्री कमांडर्स। तो ये जो पॉलीगार्स थे इनका काम क्या था, ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और किसको हैंड ओवर करते थे, नायकास को, जो फर्दर रूलर्स को हैंड ओवर करते थे आपका जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ इनका काम था जो इनका एरिया था वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इनके पास अपनी पर्सनल आर्मी भी होती थी। क्लियर। तो जैसे ही हम देखते हैं कि बाद में विजयनगर एम्पायर है आपका, जो जैसे ही वो एम्पायर वीक होता है तो ये जो आपके पॉलीगर्स हैं, ये जो आपके पॉलीगर्स हैं वो अपने अपने लोकल एरियाज के रूलर्स बन जाते हैं। ठीक है, वो खुद को रूलर्स डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, पहले वो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, बट जैसे ही विजयनगर एम्पायर कमजोर पड़ता है ये खुद को रूलर्स डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहां पे अब देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री कैसे होती है। तो 1801 में हमें एक कार्नेटिक ट्रीटी देखने को मिलती है, कार्नेटिक ट्रीटी ऑफ 1801। इस ट्रीटी के अंदर क्लियर, जो आपका कार्नेटिक एरियाज है, कार्नेटिक एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया जाता है, बाय द नवाब ऑफ कार्नेटिक ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो आपके कार्नेटिक एरियाज हैं उनका कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये यहाँ पे रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे और उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी रन करेंगे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो आपकी कार्नेटिक ट्रीटी ऑफ 1801 है ये आपको देखने मिलती है एक तो वेलेस्ली के बीच में, जो गवर्नर जनरल होते हैं वेलेस्ली, और दूसरी तरफ आपको जो नवाब होते हैं कार्नेटिक के, अजीम उद दौला। तो इनके बीच में ये ट्रीटी देखने को मिलती है जिसकी वजह से कार्नेटिक एरियाज का कंट्रोल किसके पास आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। तो जैसे ही इनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये कंट्रोल आता है वो पॉलीगर्स से रेवेन्यू डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो पॉलीगर्स हैं वो उस रेवेन्यू को पे करने से मना कर देते हैं। और भी वेरियस रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और फाइनली ये जो रिबेलियन होता है इसको सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो मैनी पॉलीगर्स वर एग्जीक्यूटेड एंड एक्साइल्ड एंड ब्रिटिशर्स कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर दीज टेरिटरीज। तो ये था आपके पास पॉलीगर रिबेलियन 1799 टू 1805। मूव करते हैं, जो आपके पास नेक्स्ट रिवोल्ट है वेलू थम्पिस रिवोल्ट ऑफ 1808-1809। तो पहले हमने ईयर ऑफ अपराइजिंग ध्यान में रखना है, उसके बाद लोकेशन ट्रेवनकोर जो आपका प्रेजेंट डे केरला है वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो उसके लीडर कौन होते हैं, दीवान ऑफ ट्रेवनकोर, दीवान नॉट रूलर, दीवान मतलब पीएम। तो जो वेलू थम्पी हैं, ठीक है, वो दीवान होते हैं ट्रेवनकोर के, वो इसके लीडर आपको देखने को मिलते हैं। अब रीजन क्या होता है इस रिबेलियन का, तो इस रिबेलियन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है सब्सिडरी अलायंस साइंड बाय द ट्रेवनकोर एंड द इंक्रीजिंग फाइनेंशियल बर्डन। तो जो सब्सिडरी अलायंस साइन की होती है ट्रेवनकोर ने, उसकी वजह से उसके जो फाइनेंसेस है उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जाता है। इवन इसके अलावा जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो भी रूलर सब्सिडरी अलायंस साइन करता था उसको अपने कोर्ट में एक रेजिडेंट अपॉइंट करना पड़ता था, किसका, ब्रिटिशर्स का। तो ये जो आपका ब्रिटिशर्स का रेजिडेंट अपॉइंट किया गया है ट्रेवनकोर में अंडर द सब्सिडरी अलायंस, he started to interfere in the internal matters of the Travancore. This was the second reason, and third reason was humiliation of the Diwan by the Britishers. तो ये various reasons होते हैं जिसकी वजह से आपको ये rebellion देखने को मिलता है, and due to these various reasons हमें देखने को मिलता है famous कुंद्रा प्रोक्लेमेशन, फेमस कुंद्रा प्रोक्लेमेशन इन जनवरी 1809। तो इस कुंद्रा
प्रोक्लेमेशन में जो वेलुथम्पी हैं इनके द्वारा कॉल किया जाता है फॉर ओपन रिबेलियन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो कुंदरा प्रोक्लेमेशन है किस इवेंट से या किस रेबेलियन से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वेलुथम्पीज रिबेलियन ऑफ 1808-1809। और इसका रिजल्ट क्या रहता है? इस रिबेलियन का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? द रिबेलियन वाज सप्रेस्ड एंड जो वेलुथम्पी हैं ही कमिटेड सुसाइड टू अवॉइड द कैप्चर। और जो ट्रेवनकोर का एरिया है आपका, इट कम्स फर्मली अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। क्लियर? तो ये था आपके पास वेलुथम्पी का रिबेलियन। मूव करते हैं, जो नेक्स्ट आपके पास है पाइका रिबेलियन। तो पाइका रिबेलियन आपको एक तो उड़ीसा के रीजन में हमें ये देखने को मिलता है। कौन से ईयर में? 1817 में। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं बख्शी, जगबंधु, विद्याधर, मोहपात्रा, इनका आपको नाम याद रखना है। देन व्हाट वर द वेरियस रीजंस? तो सबसे रीजंस डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि हु वर द पाइकास। ये जो पाइकास थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं या रिबेलियन करते हैं, ये पाइकास थे कौन? तो जो आपके पास पाइकास थे, पाइकास वर द लैंडेड मिलिशिया जो ड्यूरिंग द वॉर टाइम जो आपका ये उड़ीसा का एरिया है वहां के जो लोकल रूलर्स थे, ठीक है, उनको सर्व करते थे। ड्यूरिंग द वॉर वो लोकल रूलर्स को सर्व करते थे। और ड्यूरिंग द पीस टाइम they used to cultivate land. Now because of their military services during the war period, जो आपके पास ये लोकल रूलर्स थे इनके द्वारा पाइकास को रेंट फ्री लैंड दिए गए थे। रेंट फ्री लैंड्स दिए गए थे लोकल रूलर्स के द्वारा पाइकास को। देन 1803 में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कनकर कर लिया जाता है किसको? उड़ीसा को। तो इन 1803 उड़ीसा वाज कनकर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो जब ब्रिटिशर्स के द्वारा उड़ीसा को कनकर कर लिया जाता है तो ये जो आपके आपके पास जो रेंट फ्री लैंड्स होते हैं, जो पाइकास को रेंट फ्री लैंड्स दिए होते हैं लोकल रूलर्स के द्वारा, इन रेंट फ्री लैंड्स को भी एनक्रोच कर लिया जाता है किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इस इवेंट से जो पाइकास होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे मल्टीपल रीजंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो रेंट फ्री लैंड थे उनसे उनको बेदखल कर दिया जाता है पाइकास को। एक्सप्लॉइटेटिव रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स देखने को मिलते हैं बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। इंटरफेरेंस इन द जगन्नाथ टेम्पल अफेयर्स। तो ये इस इवेंट की बैकग्राउंड जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि 1803 में उड़ीसा को कनकर कर लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कोशिश करती है टू कंट्रोल द जगन्नाथ टेम्पल। किस रीजन की वजह से? एक तो फाइनेंसिस की वजह से, जो टेम्पल के फाइनेंसिस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो एक तो फाइनेंसिस की वजह से, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से जो आपका ये एरिया होता है। क्लियर? तो इस इवेंट से जो वहां के लोकल लोग होते हैं वो बहुत नाराज होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। देन इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके द्वारा मोनोपोली इंपोज कर दी जाती है सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली इंपोज कर दी जाती है। एक और अगर हम बात करें रीजन की, तो जो आपकी कौड़ी करेंसी होती है, कौड़ी, ठीक है, हिंदी में इसको लिखते हैं कौड़ी, ठीक है, जो कौड़ी करेंसी होती है, ठीक है, इसको एबॉलिश कर दिया जाता है और इसकी जगह अब जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो किसमें करनी पड़ेगी? सिल्वर में। तो इस इवेंट से भी जो पाइकास होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। तो ये वेरियस रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें पाइकास रिबेलियन देखने को मिलता है 1817 में।
और इसके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो हमें क्या देखने को मिलते हैं। इनिशियली जो ये रिबेलियन था सक्सेसफुल था, इट स्प्रेड अक्रॉस द उड़ीसा, बट इट वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स विद कंसिडरेबल फोर्स। एंड जो आपके लीडर होते हैं बख्शी जगबंधु, ठीक है, ही वॉज कैप्चर्ड एंड लेटर डाइड इन द प्रिजन। अब कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा इस इवेंट को इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया है, ठीक है। जो 1817 का पाइकास का रिवॉल्यूशन है, इसको कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया है इंडियन हिस्ट्री की। क्लियर? तो ये हमारा आज की क्लास का डिस्कशन था, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे में 1857 रिवोल्ट को डिस्कस किया। हमने देखा कि वो वेरियस कॉजेज क्या थे जिसकी वजह से हमें 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलता है। उस रिवोल्ट के टाइम जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट देखे, वहां पे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको डिस्कस किया, उनका बाद में हमें क्या एंड रिजल्ट देखने को मिलता है उन लीडर्स का आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, वो हमने डिस्कस किया। वहां पे जो ब्रिटिश सप्रेसर थे जिन्होंने वहां उस रिवोल्ट को सप्रेस किया, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। देन हमने देखा कि वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से जो आपका 1857 का रिवोल्ट है वो हमें एक सक्सेस देखने को नहीं मिलता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ द रिवोल्ट। क्लियर? उसके बाद हमने सिविल अपराइजिंग, इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग को देखा, जिसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तो आपको ईयर या जो फेज ऑफ रिबेलियन है वो आपको ध्यान में रखना है, लीडर्स ध्यान में रखना है, उसके जो रीजन थे उस रिबेलियन के जो वेरियस रीजन थे वो आपको पता होना चाहिए। देन फाइनली हमने देखा कि मैक्सिमम जो रिबेलियन थे उनको सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो दैट्स इट आज के लिए, आज की क्लास के लिए हमारा डिस्कशन यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप ग्राइंडिंग हार्ड।